प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक आरो बाग 1 का काव्यखंड कर रहे हैं, जिसमें हमारी कविता बनती है पथिक, जो कि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। ये एक प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कविता है। जैसे कि हमने पीछे देखा कि कवि समुद्र के किनारे खड़ा होकर के आकाश और समुद्र के बीच में जो बादल हैं और जो समुद्र पे लहरें हैं, उन पर बैठ करके अपनी कल्पनाओं में खोना चाहता है। ठीक वैसे ही कवि ने तीसरे और चौथे पैरे में एक अलग नई कल्पना को उभारा है। तो आइए तीसरे और चौथे पद की पहले पंक्तियों को पढ़ते हैं, फिर हम व्याख्या करेंगे। तो क्या है देखिएगा। पहले हम पंक्तियां पढ़ते हैं। हमारा तीसरा पद बनता है ये और चौथा बनता है ये। 2 पद हम ऊपर कर चुके हैं, तो वो देखिएगा। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की अस्वारी, रत्ना करने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। तो ये तीसरा पद था। चौथे पद के भी साथ में हम पंक्तियां पढ़ लेते हैं। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी। ये पंक्तियां हैं और अब हम व्याख्या करेंगे, देखिएगा। तो यहाँ पे जैसे ही समुद्र तल पर जब सूर्य निकलता है तो वो आधा समुद्र, उसका प्रतिबिंब समुद्र पे पड़ता है, तल पर पड़ता है, तो वो कैसा दिखाई देता है वो देखिएगा। निकल रहा है यानी निकल रहा है, कौन निकल रहा है? जल निधि, जल निधि माने समुद्र, तल बने तल पर, बिंब दिनकर यानी सूर्य, बिंब मैंने बिंब उसकी परछाई, अधूरी मैंने आधा, अधूरा मैंने आधा। तो कहे कवि कहते हैं कि जो समुद्र है उसके तल पर आधे निकलते हुए सूर्य का बिंब वो पड़ रहा है। जैसे इस तरह से मान लीजिए समुद्र है और जब सूर्य निकलता है आधा, तो उसका आधा बिंब की जो परछाई है वो सूर्य की वो जो है सुनहरी जो बिंब है वो दिखाई देता है, और ऐसे लगता है जैसे किसी ने यानी समुद्र देवता ने सड़क बना दी हो कोई। जब उसकी लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, प्रतिबिंब पड़ता है आधे समुद्र का, आधे उसका सूर्य का समुद्र के तल पर, तो वो बहुत सुंदर दिखाई देता है, बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पे कवि की क्या कल्पना वो देखिएगा। कमला की ये ऊपर पंक्तियां हमें पढ़ दी है, उसकी व्याख्या यानी कहने का मतलब ये है कि निकलते हुए आधे सूर्य का बिंब जो सुंदर तल पर पड़ता है वो बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। आगे देखिएगा क्या कहता है। कमला के कंचन मंदिर का, कमला माने लक्ष्मी, के माने के, कंचन मंदिर, कंचन मतलब सोना, स्वर्ण मंदिर का मानो कल्पना की गई है, कांत यानी सुंदर कंगूरा हो। जब वो आधा जो है वो गोल, मान लीजिए जैसे ये समुद्र है, यहाँ पे वो आधा सूर्य निकलता है, तो जो इसकी सनलाइट है वो प्रतिबिंब है वो कैसी दिखाई देती हैं? वो ऐसे दिखाई देती हैं, और इधर से वो ऐसा दिखाई देता है जैसे माँ लक्ष्मी के मंदिर का वो कंगूरा हो, गुंबद हो,
ठीक है, ऐसे कवि ने कल्पना की है। लाने को निज, यानी कौन, लाने को निज, लाने के निज माने स्वयं उनकी पुण्य भूमि पर, यानी इस धरती पर है। लक्ष्मी की सवारी, मानो लक्ष्मी की सवारी को लाने के लिए जो है वो रत्नाकर ने क्या है वो जब उसका बिंब पड़ता है, वो जो गोल सूर्य, आधा सूर्य होगा वो तो गुंबद हो गया, दरवाजा होगा, और जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वो मंदिर के सामने से जो मानो ऐसा लगता है कि वो सड़क है। और उस मंदिर से जो माँ लक्ष्मी की सवारी इस धरा पर जो है पुण्य धरा पर वो आना चाहती है, यानी लाना चाहता है कवि उसको, ऐसे वो दिखाई देता है। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। इस तरह जैसे वो जो है बिंब, ये सूर्य है, यहाँ पे ये समुद्र है, तो जब इसका प्रकाश पड़ता है ये मंदिर हो गया, और ये जो बिंब दिखाई पड़ता है तो उससे क्या होता है, वो सड़क है जो है ऐसा लगता है कि सड़क है, और सड़क भी कैसी, सोने की। किसने बनाई है, रत्नाकर ने, समुद्र ने निर्मित कर दी है, यानी समुद्र ने मानो सड़क बना दी। कैसी, सोने की सड़क है। जैसा बिंब पड़ेगा सूर्य है वैसे तो वो सड़क भी दिखाई देगी, नहीं सूर्य लाल लाल है तो वो सड़क भी लाल लाल स्वर्ण जैसे वो दिखाई देगी। तो कहता है भगवान माँ लक्ष्मी की सवारी को लाने के लिए रत्नाकर समुद्र ने मानो जो है सुंदर सड़क है, सोने की सड़क है वो जो है बना दी, जो कि बड़ी ही प्यारी और मनोहारी है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या थी। आगे देखिएगा, निर्भय दृढ़ भाव, गंभीर भाव से गरज रहा है सागर, यानी वो क्या है, कवि कहता है निर्भय यानी निडर होकर के, दृढ़ मजबूत दृढ़ता से, गंभीर होकर के, गंभीर भाव से गरज रहा है सागर। वो सागर जो है अब गर्जना कर रहा है, निर्भय दृढ़ और गंभीर होकर के वो गर्जन कर रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। जैसे लहर के एक लहर के बाद जब दूसरी लहर आती है, इस तरह से लहरों का एक के बाद एक का आना वो सुंदर लगता है। कवि कहता है वो बड़ा सुंदर लगता है। सुंदर ही नहीं, वो अति सुंदर, और भी कवि के मन को भा जाती है। अति सुंदर नहीं, बहुत ज्यादा जो है कवि को सुंदर लगती है, अच्छी लगती हैं। कहो यहाँ से बढ़कर, और फिर कवि कल्पना करता है, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। तो कवि अपने आप से प्रश्न करता है कि यहाँ पे जो इतना रमणीक है, इतना सुंदर, इतना अच्छा वातावरण है, इस अच्छे सुखद वातावरण को जो देख करके कवि कहता है कि यहाँ से अधिक कहीं बढ़कर क्या कोई प्राणी सुख पा सकता है। अर्थात कवि का मानना है कि नहीं, यहाँ पे जो सुख की कल्पना की है वह अपने आप में अलग अनोखा है। ठीक है, यानी हर प्राणी को यहाँ जो ये देख करके वातावरण वो सुख की कल्पना अनुभव होगी, यानी हर प्राणी खुश होना चाहता है, खुशी प्राप्त करना चाहता है। आगे देखिए, अनुभव करो हृदय से, हमें अनुभव करना चाहिए हृदय से, हे अनुराग भरी कल्याणी, यानी कल्याण करना, जो प्रेम तत्व है वो सबका कल्याण करता है, उसमें कल्याण छिपा हुआ होता है। तो हमें ऐसा अनुभव करके प्रेम तत्व के माध्यम से हमें प्रेम जो है वो करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि जो प्रेम तत्व है वो कल्पना अनुराग भरी कल्याणी, जो प्रेम तत्व से भरी कल्याणी है, वो उसके बारे में कवि ने कहा है, जो कि हमें हृदय से अनुभव करना चाहिए। ठीक है, हमें हृदय से अनुभव करके जो है प्रेम तत्व का, प्रेम भरी कल्याणी का जो है अनुभव करना चाहिए। ये ऐसा जो कवि ने कहा है। ये चौथे पद की व्याख्या थी। तो आज 2 ही पदों की व्याख्या करेंगे, तो नेक्स्ट फिर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।